नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अंतिम तक देख के ही जाइएगा क्योंकि हमारे इतिहास को जबरदस्ती बदला जा रहा है। अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है सीक्रेट ऑफ सिनोली में, उसमें एएसआई के कई सारे ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, डायरेक्टर जनरल्स, भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल्स, टोटल 9 से भी ज्यादा एक्सपर्टीज हैं। उन सब ने मिलकर जो उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनोली में कब्र मिली है उसको जबरदस्ती वेद पुराणों से जोड़कर और कब्र को ब्राह्मणों का पूर्वज बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आज मैं पूरा इनका काला चिट्ठा खोलने वाला हूँ। सन 2005 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनोली क्षेत्र में खेतों में कुछ किसान लेवलिंग कर रहे थे। अचानक ही उन्हें कुछ कॉपर के बर्तन मिले, कुछ सोने के टुकड़े मिले और कुछ नर कंकाल मिले। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचना भी जायज था क्योंकि नर कंकाल मिल रहे थे और सोने की बालियां भी मिल रही थी। सोने की लालच में बहुत सारे किसान आसपास में खुदाई करने लगे। किसी ने यह बात प्रशासन तक पहुंचा दी और फिर एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस जगह को संरक्षित किया और उसके बाद से उत्खनन शुरू हुआ। उत्खनन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर डीवी शर्मा। अब जब यहाँ पे उत्खनन शुरू हुआ तो सारे पुरातत्वविदों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भारत में जो परंपरा मानी गई है शवों को जलाने की, उसकी बजाय यहाँ पे कब्रें मिलनी शुरू हो गयी। तकरीबन 116 कब्रें यहाँ पे मिली थी और इनकी जो रेडियो डेटिंग हुई वह करीब 3500 साल पुरानी बताई गई। लेकिन हाल ही में जो सीक्रेट ऑफ सिनोली आई है उसमें जबरदस्ती इसे लगभग 4000 साल के करीब में बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये बहुत बड़ा झटका था भारतीय इतिहासकारों के लिए भी, पुरातत्व के लिए भी और ब्राह्मणवादी इतिहासकारों के लिए भी। अब ये इनके गले में फांस बन गई कि करे तो करे क्या, क्योंकि इन कब्रों में एंटीना सॉर्ड्स यानी कि तलवारें भी मिली थी और धनुष बाण के भी ट्रेसेस मिले थे। जब इसमें ब्राह्मणों का अपना कुछ नहीं मिला तो फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर 2018 में दोबारा उत्खनन को शुरू किया गया। अब की बार संजय कुमार मंजुल के नेतृत्व में एक साइट पर खुदाई हुई जहां पे 10 बरियल्स मिले यानी कि 10 कब्रें मिली, जिसमें से एक जगह पर चैरियट यानी कि रथ भी मिला। तो यहाँ भी एक बहुत भ्रामक प्रचार फैलाया गया कि घोड़े से चलने वाला रथ मिला है, जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। और इस बार की खुदाई बिल्कुल ही अलग थी। इस बार मीडिया ने भी, सोशल मीडिया ने भी खूब जमकर प्रचार फैलाया। किसी ने उसे महाभारत कालीन बता दिया, किसी ने रथ को कृष्ण और अर्जुन से जोड़ दिया, तो किसी ने उन कब्रों को क्षत्रियों से जोड़ दिया। और ब्राह्मणवादी इतिहासकार वेद और पुराण में हाथ डालकर कोई मंत्र ऐसा खोजने लगे जिससे कि इसको जस्टिफाई कर दें कि इनके बाप दादे भी शवों को दफनाते थे। बस किसी ने बीच में 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो ये दफनाना भूल गए और जलाने लगे। इसी दौरान सीक्रेट्स ऑफ सिनोली भी आई है और इस डॉक्यूमेंट्री में भी इस पूरे कब्र का ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 9 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें से ज्यादातर एएसआई से बिलोंग करते हैं यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। कुछ लोग उसमें से भूतपूर्व भी हो चुके हैं, लेकिन उनने जो भी अपनी स्टेटमेंट दी है उनमें से ज्यादातर बातें तथ्यों के साथ ब्राह्मणवादी मिलावट है। अगर आपको पुरातत्व के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आसानी से उनका शिकार बन जाएंगे। इस सीक्रेट ऑफ सिनोली के जो मुख्य कलाकार हैं यानी कि जो एंकर हैं वह है मनोज बाजपेयी। निश्चित ही वह एक बेहद ही उम्दा कलाकार हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को निर्देशित किया है नीरज पांडे ने और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो शर्मा जी हैं, दीक्षित जी हैं, विष्ट जी हैं, मंजुल जी हैं, प्रभाकर जी हैं। पूरी एक फौज खड़ी है कुछ वर्ग विशेष के लोगों की। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं वर्ग विशेष क्यों बोल रहा हूँ। भाई ये लोग इतने हाई पोस्ट पर गए हैं तो मेरिट के बेसिस पर गए होंगे। तो अगर आपको भी इस बात की गलतफहमी है कि मेरिट वाले निष्पक्ष बातें रखते हैं तो यहाँ पे आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मेरिट से गए हैं या ब्राह्मणवाद से गए हैं या बैकडोर से गए हैं या कैसे गए हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए तो। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा कागज पर लिखी हुई बातें सारी की सारी गप्पे ही हैं। जो पुरातन यहाँ की संस्कृति सभ्यता रही है उन्हीं का ब्राह्मणीकरण किया गया है, मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में। अब इन काल्पनिक कथा कहानियों में अगर आप उत्खनन से तुलना करें तो कहीं न कहीं ये ब्राह्मणवाद की झलक देता है। और ऐसा ही किया एएसआई के इन भूतपूर्व डायरेक्टर्स ने। वॉरफेयर में के दौरान में के साथ थी, तभी तो
उससे कहा था कि 2 बार तुम मांग सकते, जिसमें से एक हैं दीक्षित जी। इनके बोल बच्चन सुनिए। Ancient literature has been put to test now. Ancient literature has been put to test now. क्या कोई बता सकता है अगर ऐसे ब्राह्मणों को किसी उच्च पोस्ट पर बैठाते रहा गया तो ये आपको इतिहास परोसेंगे या ब्राह्मणवाद परोसेंगे? क्या इन्हें नहीं पता है कि जमीन से निकले साक्ष्य और नंदन चंपक की कथा कहानियों में अंतर होता है? ये कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब जो कब्र निकला है उसको जो कथा कहानी है ब्राह्मणों की उन गप्पों से तुलना करो। और ये तो कह रहे हैं एक जिनके नेतृत्व में यह खुदाई हुई थी यानी कि डीवी शर्मा जी, उनने तो पूरा वेद का मंत्र ही गपोड़ कर तुलना कर दी, पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया। जरा इनका ये स्टेटमेंट सुनिए। हमारे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के एक मंत्र का, एक सूक्त का मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा यहाँ पे। उसमें कहा गया कि हे यम, हमने मृत को लिटा दिया है, हमने अमिक्षा रख दी है, अमिक्षा माने दही, हमने धृत रख दिया है घी, और हमने सोमरस भी रख दिया है। आइए आप इसको ले जाइए और आप उनको भी ले आइए जो अपने ये पितरों को नहीं जानता है, अपने पूर्वजों को नहीं जानता है। दफन करने की परंपरा ऐसी। हम सभी जानते हैं कि सेक्रेट ऑफ सिनोली में किसी वेद का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, न कोई शिलालेख मिला है, न कोई भोजपत्र मिला है, न कोई और उत्खनन प्रमाण मिला है जिससे ये साबित हो सके कि उस समय कोई वेद था या किसी ने उस समय वेद लिखा था उन सबों को दफनाते देखकर। ये तुलना बिल्कुल ही गलत थी और तार्किक थी, फिर भी जबरदस्ती का ये वेद से उसको कंपेयर कर रहे थे। जरा सोचिए, देश के अगर सभी वर्ग को गवर्नमेंट में भागीदार न बनाया जाए तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण लोग अगर उच्च पोस्टों पर बैठे रहें तो ये किस तरह से पूरे इतिहास का ही ब्राह्मणीकरण कर देंगे। कब्र मिला तो भी इनका हो गया, जलाया हुआ अस्थि मिला तो भी इनका हो गया, पत्थर मिला वो भी इनका हो गया, कोई स्मारक मिला वो भी इनका हो गया। हर चीज अपने वेद से खोज निकालेंगे। अभी कोरोना को भी इन लोगों ने अपने कौन से पुराण में खोज निकाला था। कोई भी घटना हो इनके वेद पुराण में उस मंत्र को खोज निकालेंगे। और ऐसी बातें एएसआई के भूतपूर्व डायरेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पर एएसआई पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाता है। आपको बिल्कुल सतर्क रहना होगा इतिहास के मामले में। अब इनने जो वेद के मंत्र का स्टेटमेंट दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऐसा लगता है कि जितने तरीके समकालीन अंत्येष्टि करने के थे हमारे लिटरेचर में, वो सारे हमको वहां उपलब्ध हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि वेद में जिस पुरुष सूक्त की ये बात कर रहे हैं 10वें मंडल के 18 सूक्त में यह बातें आई हैं, उसके 12वें और 13वें मंत्र में, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वेदांत तीर्थ से दिखा देता हूँ, फिर किसी और से भी दिखा दूंगा। तो वेदांत तीर्थ इसी 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 12वें मंत्र का अनुवाद करते हैं। यह पृथ्वी इस मृत शरीर को पूर्णतः आच्छादित करती तथा सहस्त्रों प्रकार के धूलीकण इसके ऊपर स्थापित करती है। धृत की स्निग्धता के समान यह पृथ्वी इसे आश्रय प्रदान करने वाली होकर सुखदायक हो। अब देखिए यहाँ पे जो मृत व्यक्ति है उसके पास यह मंत्र पढ़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि घी जैसा सुगंधित। यहाँ पे ये नहीं बात हो रहा है कि कोई बंदा मर गया है उसके कब्र के पास घी रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, सोमरस रखा हुआ है, ऐसी बातें नहीं हो रही है। लेकिन शर्मा जी ने पता नहीं कहां से ये फर्जी एक मंत्र लाकर यहाँ पे गपोड़ दिया। और फिर इसके अगले यानी कि 13वें मंत्र में आचार्य वेदांत तीर्थ अनुवाद में लिखते हैं, हे अस्थि कुंभ, यानी कि जो घड़ा कलश है जिसमें कंकाल रखा हुआ है या हड्डियां रखी हुई हैं, हम तेरे ऊपर पृथ्वी को अच्छी प्रकार स्थापित करते हैं। तू इसके भार को सहन करे, यह तुझे पीड़ा न पहुंचाए। तेरे इस भार को पितर धारण करे, यम तुझे यहाँ से निवास प्रदान करे। भारतीय महाद्वीप में यह पाया गया है कि जब भी लाशों को जलाया जाता है तो उनकी हड्डियों को, अस्थियों को फिर एक कुंभ में यानी कि घड़े में रखा जाता है। फिर लोग उसको या तो दफना देते हैं या फिर नजदीकी नदियों में या फिर हो सकता है तो गंगा नदी में जाकर उसको प्रवाहित कर देते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि अस्थि कलश जो है जिसमें अस्थियां रखी है उसको दफनाने की बात हो रही है, न कि बॉडी को कैफीन में रखकर अस्त्र शस्त्र के साथ दफनाने की। अब ये तो था वेदांत तीर्थ का अनुवाद। अब मैं आपको डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा द्वारा अनुवादित ऋग्वेद का इसी पुरुष सूक्त का 12वां मंत्र का भी अनुवाद दिखा देता हूँ। वो धरती इस मृतक व्यक्तियों की हड्डियों के ऊपर ऊंचे टीले के रूप में स्थित हो, हजारों धूलिकण इसके ऊपर जम जावे, वे धूलिकण इसके लिए घी टपकाने वाले घर बने एवं इसको सभी दिनों में सहारा दें। तो देखिए यहाँ भी यह बात लिखी जा रही है कि व्यक्ति के हड्डियों की बात हो रही है, यानी वही अस्थि कलश जो है उसकी ही बात हो रही है। और यहाँ भी घी और दही रखने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बात हो रही है कि घी की जैसा टपकने वाली बात हो रही है, घी की सुगंध की बात हो रही है। और इसका अगले मंत्र का भी अनुवाद देख लीजिए,
हे हड्डियों से पूर्ण घट, मैं तुम्हारे ऊपर धरती को उठाकर रखता हूँ। क्लियर है? हड्डियों से पूर्ण घट माने घड़े में जो हड्डियां रखी गई हैं, अस्थियां रखी गई हैं, उसकी बात हो रही है। उसके ऊपर धरती को उठाकर रखता हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं पत्थर रखता हूँ जिससे मिट्टी गिरकर तुम्हें नष्ट न करे। पितर लोग तुम्हारी उस खूंटी को धारण करे जिसे गाड़ कर मैंने तुम्हें बांधा है। यम यहाँ तुम्हारा स्थान स्वीकार करे। यानी सीधी सी बात है, घड़े में हड्डियां रखी गई हैं और फिर उसको दफनाने की बात हो रही है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद के जो अनुवादक लोग हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, आचार्य वेदांत तीर्थ हो या फिर ये गंगा सहाय शर्मा, इन लोगों ने लिख रखा है। और भी बहुत सारे वर्जन हैं, सबने इसी तरह की बातें लिखी हैं। तो जहाँ पे अस्थियों की बात आ रही है, वहाँ पे जबरदस्ती लाश और कैफीन लेकर आ रहे हैं। और ऐसा कौन कर रहा है? एएसआई के ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जब उत्खनन के सांक्ष्य को जबरदस्ती वेद पुराण में घुसेड़ कर ब्राह्मणीकरण करते हैं तो फिर शक होता है। शर्मा सरनेम पर नहीं, पूरे ब्राह्मणों पर शक होता है कि ये लोग ऊंचे पोस्ट पर बैठकर किस तरह से हमारी इतिहास को बिगाड़ रखे हैं, किस तरह से इनने पहले भी बिगाड़ा होगा और पता नहीं अब तक क्या क्या बिगाड़ चुके हैं। अब ये जो सिनौली की साइट थी, यहाँ पे जो कब्रें मिली हैं वो खाट की तरह ताबूत में रखी हुई थी। उसमें मेल और फीमेल के भी ताबूत मिले हैं। उनकी डिजाइनिंग अलग थी। जो मेल की जो कब्र मिली है तो उसकी जो कैफीन है उसमें कॉपर की होर्डिंग्स लगी हुई हैं, और जो फीमेल की मिली है उसमें साबुन का पत्थर, उससे उसकी डिजाइनिंग की गई है। इसी कारण से वो बची हुई हैं। हालांकि इस पे और भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल मैं इस पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ कि कैसे इसका इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया है। तो ये जो कब्र मिली है, इसके अगल बगल में कई सारी पोट्रीज भी मिली हैं। बेसिकली 3 तरह की कब्रें मिली हैं। एक है जहाँ पे पूरा कैफीन मिला हुआ है, और दूसरा जो है वो पार्शियल है, और जो तीसरा है वो सिंबॉलिक है। और उसके साथ में उनके हथियार भी रखे हुए गए हैं। यानी कि जो कब्र को दफनाने की परंपरा थी, ये लोग योद्धा वगैरह थे या किसी रईस फैमिली से थे, तो जब इन्हें दफनाया गया तो इनके साथ में इनके हथियार भी दफनाए गए। और कुछ पोट्रीज भी रखी गई, जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन, उनको। इन्हीं मिट्टी के बर्तनों को देखकर ये दूध दही घी अपने वेद से मंत्र खोज कर लाकर टपकाने लगे थे। साथ में ये भी बता दिए होते कि जो हथियार बगल में रखे हैं उसकी बातें कहाँ लिखी है वेद मंत्र में, ये तो इनने बताया नहीं। दूसरी बात कि वेद से या कागज पर लिखी बातों से कैसे इनने तुलना कर दी, किस हिसाब से तुलना कर दी, ये तो इनके टैलेंट पर भी, इनके मेरिट पर भी सवाल खड़े कर देता है। वही वेद का या पुराण का, इन किताबों का आज से 3500 साल पहले, 4000 साल पहले से क्या लेना देना है? हम सभी जानते हैं कि वेद देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं और पिछले 1000 साल के अंदर में लिखे गए हैं। अलबरूनी के समय तक यानी 11वीं सदी तक भी वेद नहीं लिखे गए थे। यहाँ तक कि जिस ऋग्वेद को ये पुराना बताते हैं, उस ऋग्वेद का जो री शब्द है, ये री शब्द भी भारत में ईसा पूर्व तो पाया ही नहीं गया। और जो पहली बार पाया गया किसी टेक्स्ट पर लिखा हुआ, वो बुद्धिस्ट किताबों में पाया गया। बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी एक किताब पर री लिख रखा था, जो जापान के किसी मठ में रखा हुआ था, वो भी 6ठी सदी में, और तब भी ऋग्वेद शब्द नहीं पाया गया। तो जिस किताब का नाम ही नहीं पाया गया है 6ठी सदी पूर्व, उस किताब को ये 3500 साल पहले और जबरदस्ती का 4000 साल पहले से तुलना कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये जबरदस्ती कब्र को बाप बनाने पर तुले हुए हैं। और अब अगर कोई ये कह दे कि नहीं, श्रुति और स्मृति परंपरा थी, उससे ये वेद मंत्र को ले आए हैं, तो याद रखिए, जिस तरह से डीवी शर्मा अभी सामने सामने वेद मंत्रों का घालमेल करते पाए गए, 3 ब्राह्मणों ने 3 तरह का अनुवाद कर दिया, तो फिर आपको कैसे पता है जब ये पहली बार 1464 एडी में इनका जो भोजपत्र का पन्ना मिला है, एक पन्ना मिला है, उससे पहले वेदों में क्या था ये कैसे पता चलेगा? ये तो कुछ भी लिख सकते हैं और लिख भी दिए होंगे। जब ये लिखी हुई बात का गलत गलत अर्थ निकालकर सबको बेवकूफ बना देते हैं, तो जो चीज लिखी ही नहीं गई उसका क्या प्रमाण ये देंगे? आप कैसे इन पर विश्वास कर सकते हैं? संस्कृत किसी को आती नहीं थी, वेद मंत्र किसी को आते नहीं थी, और आप कैसे मान लिए कि ये जो बंदा कह रहा है ये आज से 3500 साल पहले, 4000 साल पहले होगा? तो ये पूरी तरह से संदेह के घेरे में हो जाता है और बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाता है। अब आते हैं जो मुख्य नायक थे मनोज बाजपेयी, उन पे। पर्सनली मैं मनोज बाजपेयी जी के एक्टिंग का कायल रहा हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जब वो विलेन की एक्टिंग करते थे वो भी मुझे काफी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता होता था कि ये इस समय विलेन की एक्टिंग कर रहे हैं, विलेन नहीं है।
लेकिन जब मैंने सीक्रेट ऑफ सिनोली कल देखी तब मुझे पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्री में भी विलेन बन रहे थे। जिस डॉक्यूमेंट्री को लोग सच से ओतप्रोत समझने की गलती कर बैठते हैं, वहाँ पे ये जबरदस्ती ब्राह्मणीकरण कर रहे थे, जो कि इनकी जो छवि थी सच वाली वो पूरी तरह से यहाँ पे धूमिल हो जाती है और भविष्य में इन पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल मुझे पता ही नहीं है कि इनने कहाँ तक पढ़ाई की है। इनने जो डॉक्यूमेंट्री में बातें कही उससे तो साफ साफ पता चलता है कि ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सुनिए इनका स्टेटमेंट। इस देश में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों की हमारी सभ्यता में जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की भी है, जिनकी खुदाई में हमारी सभ्यता से जुड़े प्रमाण मिले हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं। इसकी तुलना वो उत्खनन में मिले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि इनके छोटे भाई को यूपीएससी में लेटरल एंट्री मिल गई है। लेटरल एंट्री मतलब बैकडोर एंट्री। आपको यूपीएससी भी क्वालिफाई नहीं करना है, सीधे एंट्री मिल जाती है। क्यों मिली, कैसे मिली, वो आप नेट पर खोज लीजिएगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि मनोज वाजपेयी यहाँ पे जो भी बातें कह रहे हैं, क्या वो प्रोपेगेंडे के तहत कर रहे हैं या सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में वो पेड वर्जन थे। खैर जो भी हो, डॉक्यूमेंट्री में भी किसी भी एक अच्छे एक्टर को गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने से बचना चाहिए, लेकिन मनोज वाजपेयी ने ऐसा नहीं किया। वो प्रोपेगेंडा परोसते रहे और पूरी वीडियो में ये प्रोपेगेंडा परोसते। तो इस पार्ट को आप देखकर इतना तो समझ गए होंगे कि ये कहीं से भी इसका ब्राह्मणवादी संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन सबूतों को, तथ्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी ट्राइबल क्षेत्र के लोग रहे होंगे, क्योंकि इसमें फीमेल वॉरियर की भी बात आ रही है, उसके साथ धनुष और बाण का होना बताया जा रहा है। और ऐसी प्रथाएं हमेशा ही ट्राइबल क्षेत्रों में देखने को मिलती है। डीएनए एनालिसिस पर भी इसे लोकल बताया गया है, जिस पर मैं अगले पार्ट पे चर्चा करूंगा। अगले पार्ट में मैं रथों पर और घोड़े के प्रेजेंस पर भी एक सार्थक चर्चा करूंगा, और जो भी इसमें पॉइंट्स रह गए हैं उन पर डिटेल्स में लेकर वीडियो आऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की रीच बढ़ानी है तो इसको जरूर लाइक कीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सभी भारतीयों तक सच्चाई को पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप सच को पहुंचाने में हेल्प नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं, तो ब्राह्मणवाद तो अपना प्रोपेगेंडा हर जगह फैला ही रहा है। अगर हमें सत्य से लड़ना है तो सच्चाई को हर जगह पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन ब्राह्मणवादियों के प्रोपेगेंडे को जानना। तो दोस्तों आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में इसकी बाकी की डिटेल्स के साथ। धन्यवाद।